हाँ जी बच्चों, मैं क्या कह रही थी, अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे फाइनल अकाउंट का। हाँ जी ठीक है। हम इसमें पहली क्या पढ़ेंगे, सारी की सारी एडजस्टमेंट। क्या दे रखी है फर्स्ट एडजस्टमेंट बताओ। जेआर मोंगा बुक का क्वेश्चन है ये। क्या दे रखी है एडजस्टमेंट बताओ। ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, 20 लाख। आज इसके दो इफेक्ट नहीं होंगे, वैसे एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट। और ऑथराइज शेयर कैपिटल के दो इफेक्ट नहीं होंगे, इसको सिर्फ एक ही जगह लिखा जाएगा, ऑथराइज शेयर कैपिटल 20 लाख। पता है क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि ये हमारी बैलेंस शीट में नहीं आती, राइट ना। ये हमारी बैलेंस शीट में नहीं आती, इसलिए इससे एक इफेक्ट होंगे। स्टॉक दे रखा है 31 मार्च का, कितना, 3.5 लाख। मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना है, प्लीज मार्क करो ओपनिंग स्टॉक कितना है। ढूंढो 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 ओपनिंग स्टॉक, 3 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 3.5 लाख। दो जगह आएगा, एक तो चेंज इन इन्वेंट्री में कितना है बताओ, कितना आएगा चेंज इन इन्वेंट्री में। चेंज इन इन्वेंट्री में ओपनिंग स्टॉक कितना बताओ, ओपनिंग स्टॉक 3 लाख, 3 लाख ना। और इसमें से लेस क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना, 3.5 लाख। तो ये आ गया माइनस का 50,000। अब एक बात बताओ, ओपनिंग स्टॉक तो एक ही बार आया, ओपनिंग स्टॉक तो एक ही बार आया, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कितनी बार आएगा, 2 बार। तो एक बार यहां से क्या हो जाएगा, माइनस। और एक बार आपके कौन से नोट में आएगा, इन्वेंट्री के नोट में। कौन सा बताओ, क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक बताओ, 3.5 लाख। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी को ढूंढो बताओ कितना है ना। हर पेज पे क्वेश्चन इसलिए डाल रखा है आपको समझ में आ जाए। तो प्लांट एंड मशीनरी किस में जाती है, टेंजिबल एसेट में। किसमें जाती है, टेंजिबल एसेट में। कहाँ है टेंजिबल एसेट्स का नोट, ये जाएगा टेंजिबल एसेट्स का नोट। एसेट के बाद एसेट का नोट ये रहा, 10 हो गया। तो प्लांट एंड मशीनरी हो गई, कितनी है प्लांट एंड मशीनरी बताओ, देखो कितनी है, 2.5 लाख। तो प्लांट एंड मशीनरी कितनी हो गई बताओ, 2.5 लाख। और अब उसमें से डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे बताओ, माइनस। कितना है डेप्रिसिएशन बताओ, 10%। तो 2.5 लाख का 10% कितना हो गया, 2.5 लाख का 10%, 2.5 लाख का 10% हो गया 25,000। हाँ जी ठीक है। और ये कितना आ गया, 245। और ये डेप्रिसिएशन 2 बार आना चाहिए भाई, मशीनरी तो ऊपर दी हुई है, एक बार आ रही है, लेकिन डेप्रिसिएशन नीचे गया है तो 2 बार आना चाहिए। तो दूसरी बार कहाँ जाएगा बताओ, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस के नोट में। कहाँ है बताओ, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना है बताओ, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी बताओ कितना है, 25,000। हाँ जी ओके, 25,000। देखो बच्चों, पहला स्टेप तो क्या था बताओ, मैंने क्या कहा था, प्रिपेयर फॉर्मेट। आपको फॉर्मेट रेडी करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले से रेडी करके रख रखा है। दूसरा स्टेप होगा सॉल्व ऑल एडजस्टमेंट। सारी एडजस्टमेंट को क्या करो बताओ, सॉल्व। किस किस को छोड़ के, याद है किस किस को छोड़ के, एक्सेप्ट ट्रांसफर टू रिजर्व। किसको छोड़ के, ट्रांसफर टू रिजर्व। और किसको छोड़ के बताओ, प्रोविजन फॉर टैक्स। ट्रांसफर टू रिजर्व के बाद और क्या छोड़ोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड मैनेजर कमीशन। इन तीनों को छोड़ के बाकी सारी एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है। इन तीनों को छोड़ के क्यों बताओ, ट्रांसफर टू रिजर्व किस पे कैलकुलेट होता है, नेट प्रॉफिट पे। प्रोविजन फॉर टैक्स भी किस पे कैलकुलेट होता है, नेट प्रॉफिट पे। और मैनेजर कमीशन भी किस पे कैलकुलेट होती है, नेट प्रॉफिट पे। तो ये तीनों को छोड़ के आपको सारी एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है, ए टू जेड जितनी भी है। तो हमने फॉर्मेट तो पहले से ही बना कर रख रखा है, अब हम एक एक करके एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे हैं। पहली एडजस्टमेंट थी ऑथराइज कैपिटल, लिख दी। स्टॉक की कर ली, डेप्रिसिएशन की कर ली। अब रीवैल्यू लूज टूल 41,000। मुझे बताओ लूज टूल्स कितने के थे, लूज टूल्स कितने के थे, 60 के। हाँ जी ठीक है। अब कितने के हो गए, 41। लूज टूल का डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में नहीं जाएगा, किसमें जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में। क्योंकि लूज टूल्स आपकी क्या होती है, इन्वेंट्री। और डेप्रिसिएशन में सिर्फ टेंजिबल एसेट का जाता है और इनटेंजिबल एसेट का। तो डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल्स बताओ कितना होगा, लूज टूल्स का डेप्रिसिएशन। 60 के थे लूज टूल्स, 60 के थे लूज टूल, कहाँ है 60 के लूज टूल्स, ये 60 के लूज टूल्स। और अब वो कितने के हो गए, 41 के। तो 60 में से 41 क्या कर दिया, माइनस 19,000। अदर एक्सपेंस के नोट में जाएगा या डेप्रिसिएशन के नोट में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन के नोट में सिर्फ टेंजिबल एसेट का डेप्रिसिएशन जाता है,
इंटेंजिबल एसेट का डेप्रिसिएशन जाता है। लूज टूल्स ना हमारी टेंजिबल एसेट है ना ही इंटेंजिबल एसेट है, बल्कि हमारी क्या है, इन्वेंट्री। समझ गए या नहीं समझ गए? और दूसरी तरफ जो लूज टूल्स बच गए वो हमारी इन्वेंट्री के नोट में जाएंगे। कितने के हैं लूज टूल्स बताओ? लूज टूल्स हमारे हैं 41,000 के, दिख रहे हैं। प्रोवाइड 2% फॉर बैड डेट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व की एडजस्टमेंट आपको आती है। बैड डेट रिजर्व मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट। क्या क्या आएगा बताओ प्रोविजन फॉर बैड डेट में? प्रोविजन फॉर बैड डेट में आएंगे, सबसे पहले क्या आएंगे बताओ प्रोविजन फॉर बैड डेट में? ओल्ड बैड डेट, इसमें ऐड क्या करेंगे बताओ? न्यू बैड डेट्स। और क्या ऐड करेंगे बच्चों? न्यू प्रोविजंस। और माइनस क्या करेंगे? ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड बैड डेट में न्यू बैड डेट ऐड करेंगे, न्यू प्रोविजन ऐड करेंगे, और ओल्ड प्रोविजन क्या कर देंगे? माइनस। और यहां पर जब आपका ट्रेड रिसीवेबल का नोट बनेगा तो डेटर में से माइनस कर देंगे न्यू बैड डेट और न्यू प्रोविजंस। देखो बच्चों सबसे पहले ओल्ड ढूंढो, सबसे पहले ओल्ड ढूंढो। ओल्ड मिलेगा आपको ट्रायल बैलेंस में। बताओ ओल्ड बैड डेट मिले, ये रे 10,300। ओल्ड प्रोविजन मिला, मिलेगा तो क्रेडिट साइड में मिलेगा, नहीं मिला तो ओल्ड प्रोविजन को क्या मानोगे? नील। ओल्ड प्रोविजन जो है ना हमेशा क्रेडिट साइड में मिलता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट अगर मिलता ना तो वो क्रेडिट साइड में मिलता, क्योंकि प्रोविजन के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो ओल्ड बैड डेट जो है आपके 10,300 के मिले, ओल्ड प्रोविजन आपको नहीं मिला, बट ओल्ड डेटर आपको जरूर मिले। ओल्ड डेटर आपको 100% मिलेंगे। कितने सन्ड्री डेटर? 2 लाख के। तो ओल्ड डेटर आपके कितने के हो गए? 2 लाख के। ये डेटर की जगह लिख दो 2 लाख। समझे या नहीं समझे? बोलो ठीक है। ओल्ड डेटर को डेटर की जगह लिख दिया, ओल्ड प्रोविजंस को है ही नहीं, ओल्ड प्रोविजन है ही नहीं, और ओल्ड बैड डेट को ओल्ड बैड डेट की जगह लिख दिया। न्यू बैड डेट आपको यहां मिलेंगे। न्यू बैड डेट भी नहीं है, सिर्फ प्रोविजन है। प्रोविजन कह लो या रिजर्व कह लो, एक ही बात है। प्रोविजन कह लो या रिजर्व कह लो, एक ही बात है। तो आपको क्या मिला बताओ? प्रोवाइड 2% फॉर बैड डेट रिजर्व। रिजर्व मिला, न्यू बैड डेट आपको नहीं मिले। तो न्यू बैड डेट को आपको क्या मानना है बताओ? नील। नील मानना है। और यहां भी न्यू बैड डेट को आपको क्या मानना है बताओ? नील मानना है। न्यू बैड डेट को क्या मानना है बताओ आपको? नील मानना है, राइट। अब न्यू प्रोविजन कितने परसेंट है? 2%। तो किसका लगेगा 2%? ये 2 बार आएगा। 2 लाख का 2%। तो 2 लाख का 2% कितना हो गया न्यू प्रोविजन? 4,000। बोलो बात समझ में आ रही है ना? और न्यू प्रोविजन यहाँ पर 2 बार आएगा, यहाँ भी ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 14,300। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है? अगला क्या है बताओ? अगली एडजस्टमेंट क्या है? 15% डिविडेंड वाज प्रपोज 2021 हैज बीन डिक्लेयर। डिविडेंड क्या हो गया? डिक्लेयर्ड। अगर प्रपोज लिखा होता ना खाली तो हम उसको इग्नोर करते, हम उस डिविडेंड की कोई एंट्री नहीं करते, पर यहाँ पर डिक्लेयर भी कर दिया। क्या कर दिया? डिक्लेयर भी कर दिया। तो डिक्लेयर की एंट्री करेंगे। कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया बताओ? 15%। प्रपोज होता है कहां पर? प्रपोज कौन करते हैं? डायरेक्टर। और डिक्लेयर कौन करते हैं? शेयर होल्डर, जब अपनी जनरल मीटिंग करते हैं। पहले डायरेक्टर प्रपोज करते हैं, पहले डायरेक्टर क्या करते हैं? प्रपोज कि भाई इतने परसेंट डिविडेंड देंगे, 15%। लेकिन उनके डायरेक्टर के प्रपोज करने से कुछ नहीं होता। शेयर होल्डर की मीटिंग होती है और मीटिंग में वो उसको अप्रूवल देते हैं। अप्रूवल देने को क्या कहता है बताओ? डिक्लेयर करना। क्या कहलाता है बताओ? डिक्लेयर करना। तो डिक्लेयर करने के बाद डिविडेंड की एंट्री होती है, प्रपोज की कोई एंट्री नहीं होती। समझ गए या नहीं समझ गए? पहले डायरेक्टर कहां प्रपोज करते हैं? पहले डायरेक्टर कहां प्रपोज करते हैं? अपनी मीटिंग में। 5 डायरेक्टर है ना कंपनी के, पांचों की अपनी मीटिंग बुलाई जाएगी। वो डिविडेंड कहेंगे, प्रपोज कर देंगे कि भाई इस बार ऐसा करते हैं 15% डिविडेंड दे देते हैं। कौन प्रपोज कर देते हैं? डायरेक्टर। उन्होंने डिसाइड कर लिया डायरेक्टर ने, फिर उन्होंने शेयर होल्डर को बुलाया, शेयर होल्डर से पूछा कि 15% डिविडेंड दे दें। शेयर होल्डर ने यस कर दिया, तो शेयर होल्डर ने उसको क्या करवा दिया? डिक्लेयर। सिर्फ डायरेक्टर के प्रपोज किया हुआ होता तो हम इसकी एंट्री नहीं करते, पर शेयर होल्डर ने क्या करवा दिया? इसको डिक्लेयर। तो अब हम इसकी एंट्री करेंगे 15% की। करेंगे कैसे बच्चों? करेंगे कैसे सुनो। डिविडेंड जो दिया जाता है वो शेयर कैपिटल पे दिया जाता है। मुझे बताओ शेयर कैपिटल कितनी है बताओ? 10 लाख। ये तो ऑथराइज है 20 लाख, इस पे नहीं दिया जाएगा। इशूड शेयर कैपिटल लेनी होती है। तो कितनी है इशूड शेयर कैपिटल बताओ? इशूड शेयर कैपिटल है आपकी 10 लाख। 10 लाख है।
इस पे आप डिविडेंड दोगे। समझ में आ रही है ना बच्चों? तो इशूड शेयर कैपिटल मैंने लिख दी 10 लाख। अब रिजर्व एंड सरप्लस में दो नोट बनेंगे, एक रिजर्व और दूसरा सरप्लस। सरप्लस में लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, और इसमें ऐड क्या कर देंगे, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, और फिर हम डिविडेंड देंगे। कौन सा डिविडेंड? पहले इक्विटी। वैसे पहले प्रेफरेंस देते हैं, पर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ कौन सी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल। लास्ट ईयर करंट ईयर के प्रॉफिट में हम इक्विटी डिविडेंड देते हैं, समझ गए? वैसे तो हम प्रेफरेंस देते हैं, पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, इक्विटी है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है? 10 लाख की। तो 10 लाख का कितने परसेंट? 15%। याद रखना, ऑथराइज कैपिटल पे डिविडेंड नहीं मिलेगा, डिविडेंड हमेशा कौन से कैपिटल में मिलेगा बताओ? इशूड कैपिटल पे। कौन से कैपिटल पे बताओ डिविडेंड मिलेगा? इशूड कैपिटल। और इशूड कैपिटल हमारी कितनी है बताओ? 10 लाख। 10 लाख का कितने परसेंट डिविडेंड मिलेगा? 15%। 10 लाख का 15% कितना हो गया? 1.5 लाख। समझ में आ रही है ना बच्चों? और अब ये 1.5 लाख का जो डिविडेंड है ना, वो कैश में से क्या हो जाएगा? माइनस। तो कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, ये दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नोट में जाएंगे, तो दोनों को डालो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नोट में। कहां गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट? ये रहा। कैश इन हैंड कितना है? कैश इन हैंड 1 लाख। और कैश एट बैंक कितना है? कैश एट बैंक 1,30,000। और अब इसमें से जो डिविडेंड पे किया है वो हमारा माइनस हो जाएगा। कितना डिविडेंड पे किया है याद है आप लोगों को? कितना डिविडेंड पे किया है? 1.5 लाख। तो जो डिविडेंड पे करेंगे सरप्लस में से माइनस होगा, और दूसरा किस में से माइनस होगा बताओ? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में से माइनस होगा 1.5 लाख। समझे? तो ये बच गया हमारा कैश 80,000, 80,000। आगे क्या करें? ट्रांसफर 11,644 टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट अभी छोड़नी है। जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है? 11,644। अभी थोड़ी देर के लिए याद रख लेते हैं। और रेट ऑफ इनकम टैक्स, टैक्स की एडजस्टमेंट भी अभी छोड़नी है 50%। इन दोनों एडजस्टमेंट को छोड़ना है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड रेट ऑफ इनकम टैक्स। ये दोनों एडजस्टमेंट आपको अभी थोड़ी देर के लिए क्या छोड़नी है? पेंडिंग। क्योंकि मैंने आपको जब स्टेप लिखवाए हैं तभी बोला है सारी एडजस्टमेंट सॉल्व करो, रिजर्व को छोड़ के, टैक्स को छोड़ के, और मैनेजर कमीशन को छोड़ के। समझ में आ रही है ना बच्चों? इसका अगला स्टेप होगा ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम फेंको, मतलब अपनी अपने नोट्स में, है ना? ट्रांसफर एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम अपने अपने नोट में फेंको, इन देयर नोट्स। जिस जिस नोट में जो जो जाता है वो उस नोट में जाएगा। तो बच्चों हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखो पहले क्या है, मैंने हर पेज पे क्वेश्चन डाल रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो सबसे पहले बताओ, ओपनिंग स्टॉक है, डाल दिया ये तो। अगला क्या है? रेंट एंड टैक्सेस। रेंट क्या होता है? खर्चा। देखो डेबिट साइड वाले या तो एक्सपेंस होते हैं या फिर एसेट होती है, ये तो पता है ना? और क्रेडिट साइड वाले या तो इनकम होती है या फिर लायबिलिटी होती है, ये बात क्लियर है? डेबिट साइड वाले एक्सपेंस होते हैं, एसेट होती है। मुझे बताओ रेंट क्या होता है? खर्चा। खर्चा ना। और अब खर्चे के नोट में जाना चाहिए रेंट। जब खर्चा होता है तो खर्चे के नोट में ही जाना चाहिए। समझे या नहीं समझे? अब खर्चे के नोट्स और इनकम के नोट्स नोट नंबर 21 से उसके हैं, 21 और 22 का तो इनकम का नोट है। एग्जैक्टली खर्चे के नोट्स 23 से शुरू होते हैं। अब डिसाइड कैसे करोगे? परचेज में जाएगा रेंट, चेंज में, एम्प्लॉय बेनिफिट में, ब्याज भी नहीं है फाइनेंस कॉस्ट में जाए, डेप्रिसिएशन भी नहीं है डेप्रिसिएशन में जाए, तो रेंट किस में जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में। क्या दे रखा है? रेंट एंड टैक्सेस। कितना दे रखा है बताओ? 60,000। रेंट एंड टैक्सेस के बाद नेक्स्ट क्या है बताओ? परचेज। परचेज भी एसेट तो हो नहीं सकती, क्या होता है? खर्चा। और खर्चे के नोट कहां से है? 22 से लेके 28 तक। तो परचेज है तो परचेज ऑफ इन्वेंट्री में जाएगा। कितना है परचेज बताओ? 6,09,000। परचेज के बाद नेक्स्ट क्या है बताओ? वेजेस। वेजेस भी एसेट नहीं हो सकती, खर्चा ही है, तो वेजेस भी जाएगा। वेजेस किस में जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट्स में। वेजेस कितना है? 5,52,000। हाँ जी ओके। वेजेस के बाद नेक्स्ट क्या है बताओ? डिस्काउंट। डिस्काउंट भी आपकी एसेट तो हो नहीं सकती, क्योंकि इस साइड या तो एसेट आती है या फिर एक्सपेंस आता है, दोनों चीजों में से डिसाइड करना है, या तो एसेट होगी या एक्सपेंस होगा। तो डिस्काउंट आपकी एसेट तो हो नहीं सकती, खर्चा है। खर्चा है तो कौन से नोट में जाएगा? ये खर्चों के नोट ही है ना, तो ये किस में जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में। डिस्काउंट अलाउड कितना है? डिस्काउंट अलाउड बताओ, देख के बताओ डिस्काउंट अलाउड कितना है? 15,000।
डिस्काउंट अलाउड के बाद नेक्स्ट क्या है बताओ? डिस्काउंट अलाउड के बाद फ्यूल। फ्यूल भी आपकी एसेट तो हो नहीं सकती, एसेट और एक्सपेंस में से छटनी करनी है ना, तो फ्यूल भी किस में जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में। कितना है फ्यूल बताओ? फ्यूल कितना है? 25,700। फ्यूल के बाद नेक्स्ट क्या है बताओ? फ्यूल। बिल्डिंग। अब बताओ बिल्डिंग क्या है बताओ आपकी, सच बताओ बिल्डिंग क्या है आपकी? एसेट। खर्चा तो हो नहीं सकता, तो एसेट के नोट में जाओ। आपको पता है एसेट के नोट नोट नंबर 10 से शुरू है, नोट नंबर 9 तक लायबिलिटी के नोट हैं। प्लीज देखो डिसाइडेड है, नोट नंबर 9 तक के लायबिलिटी के नोट हैं, 10 से लेके 20 तक एसेट के नोट हैं, 21 और 22 के इनकम के नोट हैं, और 23 से 28 तक के एक्सपेंस के नोट हैं। समझ गए या नहीं समझ गए? क्लियर हो गई या नहीं हो गई? तो अब मुझे बताओ जो आपका क्या है बताओ? बिल्डिंग। बिल्डिंग अब यहाँ तो या तो एसेट है या एक्सपेंस है, बताओ बिल्डिंग एसेट है कि एक्सपेंस है? एसेट है बिल्डिंग, तो एसेट के नोट में जाएगा। एसेट के नोट को कहां से ढूंढना है? 10 से लेके 20 तक में, तो बिल्डिंग कौन में जाएगा बताओ? टेंजिबल एसेट्स में। कितनी है बिल्डिंग बताओ? कितनी है बिल्डिंग? बिल्डिंग कितनी है? 7 लाख। बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट क्या है? कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड एसेट तो नहीं हो सकती, एक्सपेंस में जाना है। एक्सपेंस के 23 से 28 तक के नोट है, तो एक्सपेंस में जाओ 23 से 28 तक के नोट में। तो बताओ कैरीज इनवर्ड कब लगता है? माल खरीदते हुए। तो कैरीज इनवर्ड किस में जाएगा? परचेज में। कैरीज इनवर्ड कितना है? कैरीज इनवर्ड बताओ, कैरीज इनवर्ड कितना है? 11,750 है ना। कैरीज इनवर्ड के बाद डेटर हो ही चुका है ना। फिर उसके बाद क्या है? गुडविल। गुडविल हमारा एक्सपेंस तो हो नहीं सकता, क्या होगी? एसेट। तो एसेट होगी तो किस में जाएगा बताओ? वो गुडविल किस में जाएगा? इनटेंजिबल एसेट्स के नोट में, क्योंकि गुडविल हमारी क्या होती है बताओ? इनटेंजिबल एसेट। तो गुडविल को हमने डाला इनटेंजिबल एसेट के नोट में। कितनी है गुडविल बताओ? गुडविल कितनी है? 1,30,000। गुडविल के बाद नेक्स्ट क्या है बताओ? गुडविल के बाद नेक्स्ट क्या है? एडवांस टैक्स। ये हमारा एक्सपेंस तो हो नहीं सकता, क्योंकि टैक्स होता तो एक्सपेंस होता है ना। एडवांस टैक्स तो एसेट के नोट में जाएगा। एसेट के नोट थे 11 से लेके 20 तक, तो एडवांस टैक्स किस में जाएगा? अदर करंट एसेट में। किस में जाएगा? अदर करंट एसेट्स में। जी ठीक है। तो हमने किसमें क्या डाल दिया बताओ इसमें? एडवांस टैक्स। कितना है एडवांस टैक्स बताओ? एडवांस टैक्स है हमारा 50,000। 50,000 है ना। एडवांस टैक्स के बाद नेक्स्ट क्या है? एडवांस टैक्स के बाद प्लांट एंड मशीनरी हो चुका, एडजस्टमेंट के साथ हो चुका। फिर क्या है? लूज टूल्स हो चुका, एडजस्टमेंट के साथ हो चुका। एडवर्टाइजमेंट एसेट तो हो नहीं सकती, एक्सपेंस है, तो किस में जाएगा? एक्सपेंस के नोट्स में। एक्सपेंस के नोट्स में जाएगा एडवर्टाइजमेंट अदर एक्सपेंसेस में। कितना है एडवर्टाइजमेंट बताओ? एडवर्टाइजमेंट कितना है? 30,000। एडवर्टाइजमेंट के बाद नेक्स्ट क्या है बताओ? जनरल एक्सपेंसेस। ये भी एक्सपेंस ही हो गया, तो ये भी एक्सपेंस के नोट में जाएगा। जनरल एक्सपेंस 44,000। जनरल एक्सपेंसेस समझ में आया? बेड डेट हो गया। अच्छा, ये हो गया जनरल एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट हो गया। अब क्या रह गया? डिबेंचर इंटरेस्ट। इस एडजस्टमेंट को केयरफुली सॉल्व करना, क्योंकि डिबेंचर इंटरेस्ट हमें नहीं पता इन्होंने सही कैलकुलेट करके दिया है या नहीं दिया है। समझ में आ रही है ना। इसके लिए हमें डिबेंचर देखने पड़ेंगे। 5% डिबेंचर है। मुझे बताओ यहां पर क्या होती है बताओ? या तो लायबिलिटी या तो रेवेन्यू इनकम। अब 5% डिबेंचर तो हमारी लायबिलिटी हो गई, तो कौन से नोट में जाएगा बताओ? लायबिलिटी के नोट में। कौन से नोट में जाएगा? लायबिलिटी। लायबिलिटी के नोट है 1 से लेके 9 तक। 1 से 9 तक लायबिलिटी के नोट है, तो बताओ किस में जाएगा? ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 5% डिबेंचर। ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। 2.5 लाख। 2.5 लाख हो गया। अब ब्याज लगेगा 2.5 लाख का 5%। कितने का 5% बताओ? कितने का 5%? 2.5 लाख का 5% ब्याज लगेगा। 2.5 लाख का 5% ब्याज क्या हो गया? 12,500। ये हमारा किस में जाएगा बताओ? फाइनेंस कॉस्ट में। किस में जाएगा ये? फाइनेंस कॉस्ट में। कितना गया फाइनेंस कॉस्ट में बताओ? फाइनेंस कॉस्ट में गया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कितना? 2.5 लाख का कितने परसेंट? 5%। 12,500। अब सुनो ध्यान से, 12,500 में से 6,250 पे कर दिया, बाकी पे करना बाकी है। वो किस में जाएगा?
अदर करंट लायबिलिटी में, क्योंकि जो पे करना बाकी है वो क्या हो गई, अदर करंट लायबिलिटी। तो चलो अदर करंट लायबिलिटी के नोट में डालो। कहाँ है अदर करंट लायबिलिटी का नोट, ये रहा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, नॉन करंट है। नेक्स्ट पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, बोलो ठीक है। तो 12,500 में से 6,250 क्या कर दिया, माइनस, कितना रह गया, 6,250। समझो मेरी बात समझो, 2,50,000 का 5% ब्याज फाइनेंस कॉस्ट में गया, वो आया 12,500। 12,500 में से 6,250 पे कर दिया, तो पे करना कितना बाकी है, 6,250। फिर गया मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बताओ मिसलेनियस एक्सपेंसेस कौन से नोट में जाएगा, अदर एक्सपेंसेस के नोट में जाएगा। तो अब हम लोग बनाते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस का नोट, जो कि हमारा क्या है बताओ, अदर एक्सपेंसेस। यार ये तो थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, ओके फाइन, क्योंकि अदर एक्सपेंसेस का नोट हमारा क्या रह गया, छोटा, ठीक है। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस किस में जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में। कितना है मिसलेनियस एक्सपेंसेस बताओ, 30,000, क्योंकि इस साइड या तो एक्सपेंस आते हैं या फिर हमारी क्या आती है, एसेट। इंश्योरेंस भी किस में जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में। कितना है इंश्योरेंस बताओ, इंश्योरेंस कितना है, 10,000। फिर इंश्योरेंस के बाद नेक्स्ट क्या है बताओ, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई। सेल्स किस में जाएगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ तो या तो लायबिलिटी होती है रिवेन्यू होते हैं, तो सेल्स लायबिलिटी तो हो नहीं सकती, तो सेल्स किस में जाएगी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम लोग क्या डालते हैं बताओ, सेल्स। कहाँ गया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पीछे गया है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में गया आपकी सेल्स। कितनी है सेल्स बताओ, 18,50,000। सेल्स के बाद नेक्स्ट क्या है बताओ, सेल्स के बाद नेक्स्ट क्या है, सेल्स के बाद है आपके क्रेडिटर। क्रेडिटर तो आपकी क्या होगी बताओ, लायबिलिटी ना, क्रेडिटर तो आपकी क्या होगी, लायबिलिटी। तो कहां जाएंगे क्रेडिटर बताओ, ट्रेड पेबल में। क्रेडिटर किस में जाएंगे, ट्रेड पेबल में। 1 से 9 तक देखो प्लीज, ट्रेड पेबल कहाँ है, ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल। क्रेडिटर कितने हैं, क्रेडिटर बताओ, क्रेडिटर कितने हैं, 80,000। क्रेडिटर के बाद नेक्स्ट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो किस में जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। किस में जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्योंकि लायबिलिटी होती है ये भी। कितनी है बैंक ओवरड्राफ्ट, 1,20,000। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद क्या है, डिस्काउंट रिसीव, अलाउ नहीं क्योंकि इनकम होगी, तो डिस्काउंट रिसीव जाता है अदर इनकम में, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम होती है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में तो जा नहीं सकता डिस्काउंट रिसीव, तो हमारा किस में जाएगा बताओ, ये अदर इनकम में। कहाँ गया अदर इनकम का नोट, ये रहा, डिस्काउंट रिसीव। कितना है डिस्काउंट रिसीव बताओ, 22,000। भाई देखो ना, या तो यहाँ लायबिलिटी होती है या फिर यहाँ क्या होती है, इनकम होती है। तो डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम ही हो सकती है। इनकम के दो नोट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, तो डिस्काउंट रिसीव अदर इनकम में जाएगा। ट्रांसफर फीस, प्लीज इसको ध्यान से देखना, ट्रांसफर फीस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, अभी के लिए याद रख लो, मैं क्वेश्चन का फ्लो को नहीं तोड़ना चाहती, बाद में डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफर फीस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्यों होता है। तो ट्रांसफर फीस क्या होता है बताओ, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिटर्न आउटवर्ड किसको कहते हैं बता रहे हो, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न को किसको कहते हैं। तो परचेज में से क्या हो जाएगा बताओ, ये माइनस, परचेज में से क्या हो जाएगा, माइनस। कितना माइनस हुआ, रिटर्न आउटवर्ड। थोड़ा एडजस्ट करके लिख लेते हैं, 1,000। आपने अब इसके बाद पहला स्टेप क्या, फॉर्मेट बनाया, दूसरा स्टेप क्या, एडजस्टमेंट सॉल्व की, तीसरा स्टेप क्या, ट्रायल बैलेंस को एक एक आइटम को क्या कर दिया, ट्रांसफर। चौथा स्टेप 21 से 28 तक के नोट्स का टोटल करो और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाओ। मेक अ टोटल फ्रॉम नोट नंबर 21 टू नोट नंबर 28, नोट नंबर 28 एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। क्या बनाने आपको, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बना लोगे। तो चलो फटाफट हम टोटल करते हैं 21 से लेके 28 तक का, जल्दी से जल्दी टोटल करते हैं 21 से 28 तक का फटाफट। 21 का कितना है बताओ, 18,51,000। ये कितना है, 22,000। बोलो बात समझ में आ रही है, 22,000। ये कितना है, इसको टोटल करें कितना आएगा बताओ, 6,09,000। कैलकुलेटर
वहां पे रखा हुआ है, इसके कैलकुलेशन में देर लग जाएगी। 6,09,000 प्लस 11,750 माइनस 1,000, तो कितना आया ये? 6,19,750। हाँ जी ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बताओ, नेक्स्ट क्या है? ये 50,000 नेगेटिव है, ये 5,52 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 12,500 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 25,000 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमें किसका टोटल करना है? अदर एक्सपेंसेस का। देखो बच्चों कितना है, पहले अमाउंट बोलो कितनी है? 19,000, दूसरी 14,300, तीसरी 60,000, चौथी 15,000, नेक्स्ट नहीं 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 25,700, आगे कितनी है? 30,000, उसके बाद क्या है? 44,000, एक बार चेक कर लेना जीरो कम ज्यादा नहीं लग गए हो। 44,000, 30,000 और फिर कितनी है? 10,000। तो ये आ गई हमारी 2,48,000। कितनी आई हमारी? 2,48,000, राइट। अब हमें इन टोटलों को पहले उसमें लेके जाना है। कितना है बताओ, ये कितना है? ये जल्दी जल्दी बोलते जाना मुझे प्लीज एक बार। ये 18,51 और 22 जल्दी जल्दी लिखना है। तो पीएनएल में लेके जाना है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कितना लिखेंगे? 18,51, और अदर इनकम में कितना लिखेंगे? 22। हाँ जी ओके। फिर उसके बाद परचेज ऑफ इन्वेंट्री का टोटल देखो कितना है? परचेज ऑफ इन्वेंट्री और चेंज इन इन्वेंट्री का 6,19,750, 50,000। समझे कि नहीं समझे? तो ये कितना आ गया? 6,19,750 और माइनस का 50,000। समझे या नहीं समझे? अगला क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट का कितना है? जल्दी दो तीनों का देख लेंगे इकट्ठा। एम्प्लॉय बेनिफिट का कितना है बताओ? 550 नहीं जी 552, 12,500 और 25,000। चलो ठीक है, कितना हुआ बताओ? ये 552, 12,500 और 25,000। बोलो ठीक है। उसके बाद किसका टोटल देखेंगे बताओ? अदर एक्सपेंसेस का। कितना अदर एक्सपेंसेस का टोटल बताओ? अदर एक्सपेंसेस का टोटल आपका है 2,48,000। तो हमने अदर एक्सपेंसेस का टोटल डाल दिया 2,48,000। अब हमें इसको ऐड करना है। ऐड करके कितना आया बताओ? 18,73,000। हाँ जी ओके। इन दोनों को ऐड करना और इन तीनों को ऐड करना है। जब हम तीनों को ऐड करेंगे ना तो 6,19,750 है। इसमें से 50,000 माइनस का है ना, तो माइनस करेंगे 50,000, दिख रहा है। फिर प्लस करेंगे 5,52,000। फिर क्या प्लस करेंगे बताओ? 12,500। फिर क्या प्लस करेंगे? 2,48,000। तो ये प्लस होके आया 25,000। रह गया क्या? 25,000 वन, ये कितना रह गया? 14,07,250। सही ऐड किया है मैंने? एक बार अपने कैलकुलेटर से भी चेक करते रहा करो बच्चों, इंसान हो, क्लरिकल एरर तो हो ही सकता है। 18,73,000 माइनस 14,07,250, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,65,750। हमने क्या किया? इनकम के टोटल लिखे, एक्सपेंस के टोटल लिखे। इनकम में से एक्सपेंस क्या कर दिया? माइनस। तो हमारा क्या निकल के आया बताओ? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हमने एडजस्टमेंट छोड़ी थी प्रोविजन फॉर टैक्स की, उसकी एडजस्टमेंट हमें सॉल्व करनी है। किसकी एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है बताओ? सॉल्व प्रोविजन फॉर टैक्स। सॉल्व करना है प्रोविजन फॉर टैक्स। बताओ कहां जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स? पहली बात तो देखो प्रोविजन फॉर टैक्स है कितना, क्वेश्चन में देखो प्रोविजन फॉर टैक्स है कितना। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना लिखा था मैंने? कहीं साइड में लिखा था प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना लिखा था प्रोविजन फॉर टैक्स? पता नहीं किस पेज पे लिखा था। चलो कोई बात नहीं, यहाँ देख लेते हैं। रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है? 50%। रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है? 50%। तो जो हमारे पास प्रॉफिट आया ना 465,750, उसका 50% प्रोविजन फॉर टैक्स लग गया। समझे? तो 465,750 उसका कितने परसेंट? 50%। 232,875 ये लग गया प्रोविजन फॉर टैक्स। तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा? 232,875। मैंने इसमें से इसको क्या कर दिया? माइनस। अब ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ना,
ये तो जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नोट में। कौन से प्रोविजन के नोट में? शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नोट में। कहां गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन? प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था? 232875 ये था ना? क्लियर हो गई? दिख रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स 232875। बाकी जो ये है ना, ये करंट ईयर के प्रॉफिट में आएगा, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। तो कितना हुआ प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर बताओ? रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में 232875, लास्ट ईयर का प्रॉफिट था ही नहीं, 232875। समझे कि नहीं समझे भैया? देखो एक मिनट बात सुनो, ये इसमें से इसको माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट पे 50% टैक्स लाया, उसको हम ले गए शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नोट में, और इसको ले गए हम प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर में ले गए। समझ गए? अब हमें सॉल्व करनी है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट। किसकी एडजस्टमेंट? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो सिक्स्थ में सॉल्व ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। समझे कि नहीं समझे? मुझे बताओ कितना ट्रांसफर किया जर्नलिज्म में? कितना ट्रांसफर किया बताओ जर्नलिज्म में? बोलो। ये रहा ना, जर्नलिज्म में कितना ट्रांसफर किया है? 11,644 ट्रांसफर टू जर्नलिज्म। अगर अमाउंट नहीं बोली होती कि ट्रांसफर टू जर्नलिज्म कितना है, 11,644 है ना जर्नलिज्म में, राइट? अगर अमाउंट नहीं बोली होती तो हम इस पे मान लो 10% बोला होता तो करंट ईयर के प्रॉफिट में निकालते। अगर 10% बोला होता तो किसके प्रॉफिट में निकालते? करंट ईयर। 15% बोला होता तो भी करंट ईयर के। लेकिन अब की बार अमाउंट बोलिए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितना है जनरल रिजर्व में? कितना ट्रांसफर किया? 11,644। और ये ऊपर किस नाम से आ जाएगा? जनरल रिजर्व के नाम से 11,644। माइनस का साइन लगा रही हूं, इसलिए यहां माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया ना। तो अब मुझे बताओ, कितना है कैलकुलेशन हो गई? 2,32,875 माइनस 1,50,000 और माइनस 11,644। तो ये आ गया 232,875 माइनस 1,50,000 माइनस 11,644। तो ये आ गया 7171231। और इसमें ऊपर वाला जनरल रिजर्व क्या कर देंगे? ऐड 11644। तो ये हमारा हो गया रिजर्व एंड सरप्लस 82875। फाइनल स्टेप हमें क्या करना है? नोट नंबर 1 से 20 तक का टोटल करना है और उसे कहां डालना है? बैलेंस शीट में। 1 से 20 तक के नोट किसमें थे? बैलेंस शीट। तो मेक टोटल ऑफ नोट नंबर 1 टू नोट नंबर 20 एंड ट्रांसफर इन बैलेंस शीट। इसमें ट्रांसफर करो बैलेंस शीट में। तो बताओ 1 से 21 तक का टोटल करो। कितना आया 1 से 21 तक का टोटल? फटाफट करवाना मेरे साथ साथ, जल्दी जल्दी। ये कितना है? 10 लाख। ये तो हो ही गया मेरा। हाँ जी ठीक है। ये कितना है? 2.5 लाख। इसमें कुछ आएगा नहीं, इसमें कुछ नहीं आएगा। ये है 1,20। हाँ जी ठीक है। ये कितना है? 80। ये कितना है? 6,250। ये कितना है? 232,875। ये कितना है? 9,45,000। ये कितना है? 1,30,000। और ये कितना है? ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद इसमें कितना है बताओ? 3,91,000। हाँ जी ओके, क्लियर हो गई। इसमें कितना है बताओ? 1,96,000। हाँ जी इसमें कुछ नहीं आएगा, इसमें 50,000 है। हमने कर दिए सारे टोटल। मुझे बताओ कितने नोट खाली रह गए जिसमें कुछ नहीं आया? जिसमें कुछ नहीं आया। यहाँ एक भी नोट खाली। यहाँ कितने? 1 2 3 4 5, बस 5 ही नोट खाली रहे ना। अब 5-6 नोटों को बचाने के लिए आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो और करो, फिर ये तो अच्छी बात नहीं है ना। पूरा क्वेश्चन पढ़ के लिस्ट बनानी पड़ेगी 6 नोटों की हेडिंग लिखने के लिए। 6 नोटों की हेडिंग लिखने में 2 मिनट लगते हैं और क्वेश्चन पढ़ने और लिस्ट बनाने में लगेंगे आधा घंटा। तो बेटर ये कि 6 नोट खाली पड़े रहने तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे? अब आप लोग नोट नंबर 21 है उसका टोटल कर दो। शेयर कैपिटल में कितना था? 10 लाख। 10 लाख था। रिजर्व एंड सरप्लस में कितना है बताओ? रिजर्व एंड सरप्लस में 82875। 82875। इसमें कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में कितना है बताओ? लॉन्ग टर्म बोरिंग में 2,50,000। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में कितना डाला? 2,50,000। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में कुछ नहीं है। अदर नॉन करंट लायबिलिटी में कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में कुछ नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरिंग में कितना था बताओ? 1,20,000।
तो शॉर्ट टर्म बोरिंग में हमने कितना डाला, 1,20,000। बैलेंस शीट तो आपको पूरी बनानी पड़ती है, ये बैलेंस शीट तो क्योंकि बना बनाया क्या होता है फॉर्मेट, आप इसको अधूरी नहीं बना सकते, समझे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग के बाद नेक्स्ट क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। ट्रेड पेबल 80,000, अदर करंट लायबिलिटी 6,250। तो ट्रेड पेबल कितने हैं, 80,000, ट्रेड पेबल 80,000, अदर करंट लायबिलिटी 6,250, है ना। उसके बाद क्या है बताओ, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, कितना है बताओ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 232,875 और 9,45,000 टेंजिबल एसेट है। तो ये कितना हो गया, 232,875 और टेंजिबल एसेट हो गई 9,50,000। हाँ जी ओके। टेंजिबल गलत ऐड कर दिया क्या मैंने, जहां थोड़ी सी भी गलती करी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। 9,25 क्या, अच्छा ओके ओके, मैंने यहाँ गलत कैलकुलेशन कर दी। 2,25 तो ये आ गई 925। तो 925 किस में जाएगा बताओ, टेंजिबल एसेट्स में। इसको भी ठीक करना पड़ेगा मुझे, 925 करना पड़ेगा। कहीं एक थोड़ी सी गलती करी, वही खतरनाक बात हो गई। हाँ जी ठीक है। अब फटाफट बताओ जल्दी से, उसके बाद क्या दे रखी है बताओ, टेंजिबल एसेट के बाद 31, 31 इंटेंजिबल और इन्वेंट्री 391। तो इन्वेंट्री कितनी थी, एक मिनट रुक जाओ। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितना लिखा था, कितना लिखना था, 232,875। ये पलट पलट के देखना तो बच्चे बड़े मुसीबत का काम है। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट नहीं, डेफर्ड टैक्स नहीं है, अदर नॉन करंट एसेट नहीं है, समझे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, करंट एसेट में बताओ, करंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। इन्वेंट्री कितनी है बताओ, इन्वेंट्री कितनी है, 391, ट्रेड रिसीवेबल 196, इन्वेंट्री 391, ट्रेड रिसीवेबल 196, इन्वेंट्री 391, ट्रेड रिसीवेबल 196, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी देख गई थी मैं चोरी चोरी, 80,000। समझ गए या नहीं समझ गए। उसके बाद अगला क्या है बताओ, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अदर करंट एसेट कितने की, 50,000 की। तो अदर करंट एसेट हमारी कितने की गई बताओ, 50,000 की, समझ गए। शॉर्ट टर्म लोन से एडवांस आएगा नहीं। बस अब आपको करना क्या है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, राइट। बैलेंस शीट टैली तो खुद कर लोगे ना, लायबिलिटी साइड टैली कर लेना यहाँ पे, और कौन सी साइड टैली कर लेना, एसेट साइड। आपकी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। ये मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चन क्या कर दिया, ट्राई करवा दिया। ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर ये चैप्टर जैसे कि बताया था मैंने 28 मार्क्स का है, उसमें से एक क्वेश्चन 15 नंबर का ऐसा आ जाए तो मजा नहीं आ जाएगा, हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा बच्चों, राइट ना। आपको बस फॉर्मेट याद होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।